हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आर ओ और यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराया है ऑलरेडी, और वो जाके आप प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। हिंदी ज्योति मैम के द्वारा कंटिन्यू पढ़ाई जा रही है ARO की, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और लिटरली मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ में, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बस क्वेश्चंस थोड़ा सा जिगजैग करके पूछा जाएगा, क्वेश्चंस के वर्ड्स चेंज होंगे थोड़े बहुत, बाकी क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही पूछा जाएगा। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। क्वेश्चंस है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के इयां के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन है नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। चौथा ऑप्शन है आपका लद्दाख। इस तरह आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक को 371 इयां के अंतर्गत इस क्षेत्र को विशेष स्थिति एवं दर्जा प्राप्त है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 371 इयां हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो 98 यानी 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 इयां के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। इस प्रकार आपका जो विकल्प है वो बी सही होगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आपका होगा किस, यहाँ पर भाग पूछा है ना कि अनुच्छेद पूछा है, तो भाग आपका हो जाएगा 9वें भाग में इसका प्रावधान है। और अगर हम अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तथा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 343 में है, यानी आर्टिकल 243 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 के अड़ा पंचायती राज से संबंधित है, अतः विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक, हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, थोड़ा सा अर्ध संघात्मक हम इसको कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में जोड़ा गया था। शासन संचालन में सुगमता एवं पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी, और भी इसके लिए कई समितियां, जिसमें एलम सिंह भी हुई थी, PK थुंगन समिति हुई। हम सारी समितियों को एक वीडियो बना के सारी समितियों को और पंचायती राज पूरा हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैंने डाल रखा है पंचायती राज से रिलेटेड, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है और बाइफरकेट करके मैंने एक एक पॉइंट समझाया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। गौर करने वाली बात है, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है। हमने पहले बताया कि नहीं शब्द अगर आए तो उसको आप ज़रूर चेक करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नए राज्यों का प्रवेश। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है, अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे
संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना वो कर सकती है। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है? यानी किन पदाधिकारियों को हटाने में संसद अपनी भूमिका, संसद का अपना रोल नहीं रहता है? पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष संघ लोक एवं सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आइए हम देखते हैं इसमें से कूट क्या क्या कह रहा है। पहला तथा दूसरा, तीसरा, चौथा, 1, 2 और 3, या फिर केवल तीसरा। तो आपका राइट आंसर होगा आपका केवल 3। केवल 3 कौन सा है? अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। इसमें संसद की भूमिका नहीं होती। बाकी सारे जितने पद हैं उन अधिकारियों को संसद एक लॉ जो है बना के वो उसको हटा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। संविधान के 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने यानी महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 124, 124 के क्लास 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो, और अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की प्रक्रिया ये भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान ही है, अतः संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम होता है। पंचायत द्वारा जितने भी निर्वाचन होते हैं, अनुच्छेद 243 यानी 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल कोई भी उपबंध नहीं बना सकता है, कोई भी उपबंध वो बना सकता है। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। 83 की अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक दूसरे से मेल मिलान कराना है। तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है या नहीं है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण या संघ लोक सेवा आयोग? तो आपका जो इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 शामिल है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित दिए गए हैं, प्रावधान बताए गए हैं इसमें। वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। वित्त आयोग जो है आपका वह 280 में इसका उल्लेख किया गया है। और संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 263 शामिल है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद यानी अंतर्राज्यीय परिषद का भी 263 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 280 में मैंने आपको बताया वित्त आयोग है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी 315 अनुच्छेद 315 में, यह भाग 14 में वर्णित है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम में भाग 14 का जोड़ा गया जिसे अधिकरण नाम दिया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 के का में प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद इसमें दिया गया तथा 323 के का में भी इसका प्रावधान है। 323 के खा अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित है, अतः प्रश्नानुसार सभी युग्म सुमेलित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में इसका विकल्प सी माना गया है। अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश जो कि 1998 के द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था। वर्ष 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात यह अधिनियम प्रभाव में आया व वर्ष 2004 में आयोग की नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया। अतः विकल्प इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करिए। राष्ट्रीय महिला आयोग किस किस जो है लोगों के उसमें आया, इसका कालानुक्रम पूछा है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जयंती पटनायक पहले नंबर पर, सबसे पहले जयंती पटनायक, फिर उसके बाद में डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, फिर इसके बाद में आपकी आई डॉक्टर गिरिजा व्यास, और फिर उसके बाद में आपकी आती हैं ममता शर्मा। इस प्रकार आपका राइट आंसर डी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका गठन जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 में है कि का में है, बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 16 में दी हुई हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अतः विकल्प सी सही है। यानी अगर गवर्नमेंट के यानी सरकार पे कोई अगर केस करता है तो इसको भारत का महान्यायवादी जो इसका एक वकील होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील कह सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यही इसका जो है केस लड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है, जब राष्ट्रपति चाहेगा वो उसको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा प्राक्कलन समिति। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। भारतीय संसद की यह सबसे बड़ी समिति है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसे अस्थायी यानी परमानेंट मितव्यता समिति भी कहा जाता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है। अतः विकल्प आपका बी सही होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप की बात की जाती है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता की बात करें तो भारत में जो सिटीजनशिप होती है वो आपको केवल इंडिया की लेनी होती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है यानी डुअल सिटीजनशिप है, जिसमें आपको देश की नागरिकता के साथ साथ जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएं आपको दी जाती हैं। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, आइए देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा?
तो आपका जो राइट आंसर है वो ए होगा, यानी कथन ए और आर आपके दोनों सही है। कथन ए और आर आपका दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ना तो पूर्णतः परंपरागत है, ठीक है, वंशानुगत भी नहीं है और ना ही पूर्णतः आधुनिक है। यह परंपरागत तत्वों को साथ लेकर आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, अतः इसकी प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के मूल्य भी समाहित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 12 होगी। 91 यानी 91 अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 75 के का 1 के का तथा अनुच्छेद 164 के 1 के का के माध्यम से केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल 12 से कम नहीं होने का प्रावधान किया गया है। अतः विकल्प आपका बी सही है। जो भी कैंडिडेट हमारे स्टेट लेवल यूपी स्टेट की अगर दे रहे हैं परीक्षा, तो इसमें आपको यूपी की विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी में इससे पूछे जाते हैं। अगर आपको जो है हमारे इस पार्टिकुलर किसी एक वीडियो को आपको जानना है या उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को मेंशन करेंगे। हम उस टॉपिक को बाइफरकेट करके और आपको पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड करा देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किस केस में स्पष्ट किया ये हम जानते हैं। तो केशवानंदन भारती बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था। 1973 में आया था ये, 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, मूलभूत ढांचे की बात करी गई। उसके बाद में ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। अतः विकल्प बी सही है। कहने का मतलब जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगी, वो ऐसे किसी भी कानून का जो है वो कर सकती है, मतलब उसके अगेंस्ट जा सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रावधान किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा डी 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन तो सही है लेकिन ये जो आपका पॉइंट है ये गलत है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाने का प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 50 में, ना कि 48 में। 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख के चलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 में की गई है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और ये ज्वलंत मुद्दा है, तो ये क्वेश्चंस आ भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। अगला है आपका, इन कूटों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका राइट होगा, केवल एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है।
एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता भी रखता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। पारिश्रमिक का मतलब हो गया सैलरी, जो सैलरी उसको किस हिसाब से दी जाती है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन 1 और R एक दूसरे से किस प्रकार जो है मिलते जुलते हैं, ये आपको बताना है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आर का किसी प्रकार मेल नहीं खाता है, यानी ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। कथन दोनों सही है, अर्ध संघात्मक भी हमारा ढांचा है और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ठीक है, फ्रीली जुडिशरी की बात करी जाती है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार गतिरोध दूर करने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सामान्य विधेयक पे। ठीक है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती, यह केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। अतः आपका विकल्प ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए क्वेश्चंस और नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, जिसमें हम आपको देंगे बिल्कुल डिट्टो के ऐसे क्वेश्चंस जो ARO, RO और यूपी PCS 2021 में पूछे जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल स्किप ना करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं और ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, तो एक मेरा भी एक बनेगा कि हाँ कोई ऐसा भी है जो सपोर्ट कर रहा है। तो इस स्थिति में हम और भी अच्छे कंटेंट आपके साथ लेके जुड़ेंगे। तो आज के साथ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।